उनके साथ समस्त सन्यासी विद्वान महापुरुष साथियों, हमारे सामने बैठे हुए बहुत सारे साथीगण, मोहन जोशी जी और हमारे विद्वान अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी जी, उनके साथ आए हुए हमारे जो और अधिवक्ता यहाँ आए हैं, बहनों और भाइयों, मुझे भंडारी जी रास्ते से पकड़ के ले असल में इतने विद्वानों के बीच में कुछ कहना मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो। मैं कौसानी में सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। जैसा भंडारी जी ने भी कहा, मोहन जोशी जी ने भी कहा, यहाँ इस स्थान पर राष्ट्रपिता बापू आए थे और यहाँ से आगे बागेश्वर हो गए थे पैदल। उस वक्त तो यहाँ से बेउर तक मोटर की सड़क थी, वहाँ से आगे सड़क नहीं थी। 26 किलोमीटर उन्होंने फिर पैदल यात्रा की। ये जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बंगला था जो आज अनासक्ति आश्रम है। इसको लाल बंगले के नाम से बड़ा प्रसिद्ध था। तो गांधी जी यहाँ रुके और गांधी जी का आने का मकसद भी ये था, हमारे जो पहाड़ के जिले हैं, हमारे गढ़वाल के और यहाँ कुमाऊँ के, यहाँ सड़कें बहुत कम थी और उनकी ठंडी आबो हवा वाले ये जिले थे, इसलिए अंग्रेज अक्सर यहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते थे। और उन्होंने यहाँ एक कुली बेगार का काम लोगों को कराया। जैसे कौसानी में कोई अंग्रेज अफसर आता था, यहाँ से फिर वो इधर दिनसर एक जगह है, वहाँ एक बंगला था, वहाँ उनको जाना होता था, या बागेश्वर जाना होता था, कहीं भी जाना होता था। तो गांव के जो ग्राम प्रधान होते थे उस वक्त के, उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी। उन ग्राम प्रधान में रजिस्टर थे, उस रजिस्टर में गांव के नाम थे और वो कहता था, भाई कल को तेरे को यहाँ से कौसानी से साहब को ले जाना है, फलाने जगह कहाँ बंगले में ले जाना है। तो उसमें उनके सामान के साथ साथ उनका जो कमोड होता था, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तानियों की तरह शौच बैठ के नहीं करते थे, तो शौच के लिए वो लकड़ी का कमोड उन्होंने बना रखा था, वो भी बंधे पर रखते थे, लोगों को ले जाना पड़ता था। उसके खिलाफ हमारे कुमाऊँ और गढ़वाल में जबरदस्त आंदोलन से हुआ और यहाँ से साबरमती आश्रम पंडित बद्रीधर पांडे जी यहाँ थे, जिनको कुमाऊँ केसरी के नाम से भी लोग बाद में जानते हैं। वो हो गए गोविंद पंत जी, ये लोग गांधी जी के पास वहाँ गए साबरमती आश्रम और बापू को कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और ये इतना बड़ा वहाँ हमारे यहाँ ये अत्याचार अंग्रेज लोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ रखा है और हम चाहते हैं आपका आशीर्वाद हमारे आंदोलन को मिले। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा, तुम अभी काम करो। तो यहाँ 1921 में हमारे बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के संगम पर बहुत बड़ा एक समारोह उस वक्त किया और उसमें सारे यहाँ के जितने भी तत्कालीन ग्राम प्रधान थे उनके रजिस्टर बनाए गए और वहाँ पर रजिस्टरों को नदी में सरयू के जल में बहाया गया और वहाँ पर कसम लिया कि अब हम ये कुली बेकार नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे करके। तो उस वक्त करीब 40,000 आदमी बता रहे हैं वहाँ इकट्ठे थे बागेश्वर के उसी सरयू किनारे पर। और अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर ने बद्रीधर पांडे जी को कहा, हम उनको गोली मार देंगे, तुम अपना आंदोलन समाप्त करो। उन्होंने पब्लिक से पूछा, बोलो क्या करें? लोगों ने कहा हम तैयार हैं गोली खाने के लिए। तो वह आंदोलन समाप्त हुआ
तो जब गांधी जी को ये सारा मालूम हुआ, गांधी जी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ और बिना खूनी क्रांति के हुआ और ये आंदोलन लोगों ने वहाँ सफल किया इसको, तो बापू ने कहा कि मैं आऊँगा। तो यहाँ गांधी जी 1929 में गांधी जी यहाँ आए और यहाँ से फिर वो तक तो गाड़ी में, वहाँ से पैदल गांधी जी गए। उनके भी कई गांधी जी के कई उसमें संस्मरण है गांधी जी के। और दूसरा जैसा बताया कि यहाँ प्रकृति के प्रेमी सायाबाद के प्रवक्ता वो जो थे सुमित्रानंदन पंजी का जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ एक चाय का बगीचा था, टी स्टेट था। तो अंग्रेज एक नॉर्मन ट्रुप यहाँ थे, बल्कि भंडारी जी, ये जो आज हमारा स्टेट गेस्ट हाउस है उसमें हमारे राष्ट्रपति रुकते हैं, वो उस अंग्रेज का अपना ही आवास। तो ये जो बोला यहाँ का है, तो नॉर्मन ट्रुप साहब के यहाँ वो यहाँ से छोड़ के गए। तो गंगाधर पंत जी ने, सुमित्रानंद पंत जी के पिताजी ने खरीद लिया है सारा टी स्टेट। और यहाँ पंजी 1901 में पंजी का यहाँ जन्म। और दूसरा यहाँ एक और बहुत बड़ी हस्ती यहाँ आई, बहनें हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। एक अंग्रेज बहन थी जिनको गांधी जी ने, उनका मिस हेरीमन नाम था उनका, ब्रिटेन की रहने वाली थी। वो बापू के विचारों से प्रभावित होकर के वो भारत आई और गांधी जी के साथ जब बापू यहाँ आए वो भी आए और उन्होंने यहाँ पर एक आश्रम शुरू किया, महिला का लक्ष्मी आश्रम उसका नाम है। अगर समय हो तो बहनें वहाँ एक कर जाएंगी, देखा है। हाँ, तो उन्होंने यहाँ महिलाओं के लिए पढ़ाई का बहुत बड़ा काम किया। उनकी पढ़ाई भी, लड़कियाँ बहनें आज दुनिया भर में काम कर रही। राधा बहन उसमें थी, राधा बहन आज सुंदरलाल बहुगुणा जी का आपने नाम सुना होगा, जो हमारे पर्यावरणविद थे, वो उस आश्रम से निकले हुए थे। तो बहनों के लिए, बहनों की शिक्षा का बहुत बड़ा काम उन्होंने यहाँ किया। तो ये त्रिवेणी गांधी जी का, पंत जी का और सरला बहन का त्रिवेणी है। और यहाँ कोसी नदी निकलती है। ये दुर्भाग्य है कि पहाड़ की सारी नदियाँ आज सूख रही हैं पानी के बिना। तो ये कौसानी शायद कोशियानी से ही कौसानी नाम पड़ा होगा। तो ये यहाँ का वो है। मैं विनोबा जी के साथ रहा, जैसा आपने बताया भंडारी जी ने, आपने नक्सलवाद का वो लिया था, वहीं से विनोबा जी ने अपना ग्रामदान आंदोलन शुरू किया था। जब नक्सलवाड़ी में कुछ उन्होंने, वहाँ के लोगों ने कुछ हत्याएँ करी थी किसानों की, तो पंडित जी ने, नेहरू जी ने विनोबा जी को कहा कि आप जाइए तेलंगाना, वहाँ बात करिए लोगों से। वहाँ गए, लोगों को समझाया उन्होंने कहा भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? उनका साहब हमारे इनके पास 500 एकड़ ज़मीन है, 1000 एकड़ ज़मीन है, और हमारे पास तो जिसमें हमारी झोपड़ी है वो ज़मीन भी हमारी नहीं है। तो विनोबा जी ने वहाँ पर कहा भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को ज़मीनें दे सकते हैं। तो कई लोग उसमें से आए, हम अपनी ज़मीन देंगे। विनोबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनने, बल्कि विनोबा जी ने लिखा है अपने उसमें कि जहाँ महाभारत हो गया है सुई के बराबर हम जमीन नहीं देंगे करके, वहाँ लोगों ने कहा हम जमीन देने को तैयार हैं। तो वहाँ से फिर उन्होंने ये भूदान आंदोलन शुरू किया था, ग्रामदान आंदोलन शुरू किया था। तो मैं 1963 में पहाड़ छोड़ करके मध्य प्रदेश चला गया। वहाँ रायपुर में एक सर्वोदय सम्मेलन था, वहाँ गया और मैंने प्रार्थना की, विनोबा जी से मिला, उनसे मैंने कहा मैं हमारे से आया हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके चरणों में कुछ सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है रहो। तो सुबह 4 बजे पदयात्रा शुरू हो जाती थी और रोज़ प्रार्थना होती थी। प्रार्थना के बाद प्रवचन होता था, प्रवचन के बाद फिर हम लोग जाते थे, गाँव में जाते थे, घूमते थे। तो विनोबा जी ने मेरे से पूछा क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा क्या करें, खाली दिन भर घूमते हैं, आपके साथ क्या करें, और कुछ पढ़ना चाहता हूँ। और क्या पढ़ूँ? तो विनोबा जी ने कहा देखो, साहित्य पढ़ना है तो पुराना पढ़ो, और विज्ञान पढ़ना है लेटेस्ट पढ़ो। और उनके साथ एक चिंतामणि शास्त्री जी थे, बाद में इंदौर में उनकी देह उन्होंने त्यागा। जो आपने मुझे पुस्तक दी है
1967 में उन्होंने मुझे सत्याग्रह किया, याद नहीं है। तो आर्य समाज का इतना बड़ा योगदान रहा है, आपको कह रहे थे कि आज़ादी के आंदोलन में भी, बल्कि आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज के लोग ही ज़्यादा थे। लाला लाजपत राय जी, जगदानंद गांधी थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एक दिशा दी, समाज को दिशा दी। जैसा आपने अभी बताया, आपके साथ भी जो आपने बताया, ये सारे काम आर्य समाज ने सबसे बड़ा, जो हमारे कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने इशारा किया था, समाज के आडंबर को ख़त्म करो, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करो, ये सारा काम आर्य समाज ने किया। और एक चरित्र निर्माण का काम देश में उन्होंने किया। और मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जबलपुर में हम घूम रहे थे, विनोबा जी के साथ में भी था, और उन दिनों मुझे काम दे रखा था उन्होंने कि अखबार में मुझे वो लाल स्याही से लगाना पड़ता था, क्या करना है बाबा को, वो सारे नहीं पढ़ते थे, कोई चीज़ पढ़ते थे, तो जो खास खबरें होती थी उस पर मैं वो लगाता था। तो एक वहाँ डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक नक्शा बना रखा था हिंदुस्तान का, छोटे छोटे टुकड़े, उस वक्त के जितने ये आपके जितने प्रांत थे, एक टुकड़े में उन्होंने उत्तर प्रदेश बना रखा था, एक मध्य प्रदेश बना रखा था, राजस्थान, ऐसे सारे प्रांतों को टुकड़े बना के रखते थे, उसको ज़मीन पर उल्टा करके रखते थे और ऐसे बना करके फिर हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम करते थे। वो विनोबा जी को डबा देंगे। विनोबा जी दिन में अपने पठार पर बड़ा आराम करने लगे, तो मेरे साथ एक मानव मुनि थे, दीपचंद जैन थे, उनका विनोबा जी ने मानव मुनि नाम रखे था। उन्होंने मुझसे कहा पर्ची इसको निकालो, वो निकाला, हमने नक्शा बनाने लगे, वो सब ज़मीन पर टुकड़े रख करके। अब वो नक्शा बने नहीं, क्योंकि वो उल्टा रखना पड़ता था, जिस तरह नाम लिखा होता था उन्हें उल्टा बना कर रखा। तो विनोबा जी आँख खुली, कहने लगी क्या कर रहे हो? मैंने कहा बाबा ये हिंदुस्तान बना रहे थे, ये तो आदमी जैसा बन गया। अरे आदमी बनाओ देश बन जाएगा, आदमी बनाओ देश बन जाएगा। ये आदमी बनाने का काम आर्य समाज ने उस वक्त किया था। और हमारे देश की आज़ादी के बाद जो राजनीतिक लोग इसमें पड़े, इन्होंने सारे हमारे समाज के जो अच्छी चीज़ें थी वो धीरे धीरे लुप्त होती गई। और जैसा आपने बताया भ्रष्टाचार बढ़ा, दुनिया सारी चीज़ें उसमें बढ़ने लगी। इसलिए ये काम आर्य समाज कर सकता है कि आज भी मनुष्य बनाने का काम बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के बाद बहुत कुछ विकास हमारे देश का हुआ, ये हम मानते हैं कि यहाँ तो कहा जाता था सुई नहीं बनती थी, उधर चाइना वाले लाते थे, हमारे यहाँ तो लामा लोग लाते थे। आज यहाँ हवाई जहाज बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, और जिसके लिए बनाया जा रहा है वो कहाँ है? वो आदमी की क्या स्थिति है, वो कहाँ है? तो उस आदमी को बनाने का काम, उसके चरित्र को बनाने का काम ये मुख्य है, ये हमको करना पड़ेगा आज़ादी के इस 75वें साल में। और हमारे जो 200 साल हमारे महर्षि दयानंद जी को हो रहे उसमें ये हमको करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा, मेरे एक मित्र थे, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद एक तालुका है, छोटी सी जागीर थी वो, वहाँ एक बनवारी लाल चौधरी जी मेरे मित्र थे, वो खेती के बहुत बड़े विद्वान थे। यहाँ से हिंदुस्तान से बच्चों को ले करके वो जाते थे दुनिया के दूसरे देश में खेती का अध्ययन कराने के लिए। उन्होंने बताया मुझे एक बार कि जापान में वो घूम रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, एक मुसलमान साथी उनके साथ बैठे हुए थे, उनके कुछ पेट में तकलीफ थी। तो चौधरी जी ने अंग्रेजी में उनसे अंग्रेजी में कहा कि खान साहब आपके तो पेट में तकलीफ है, आपको डॉक्टरों ने फल खाने को कहा है, पर यहाँ जापान में तो फल मिल नहीं रहे हैं, क्या खाएंगे आप? वो बात कर रहे थे, एक बच्चा बाहर खिलौने बेच रहा था, छोटा सा बच्चा ट्रेन के आगे खिलौने बेच रहा था। उसने सुना कोई बाहर के लोग हैं और कह रहे हैं, उसने अपने खिलौने की वो टोकरी रखी और बाहर जाकर कहीं से थोड़े से फल लेके आया और उनको फल दिए, और उन्होंने उसको धन्यवाद दिया। और जब कहा पैसे लो, उनका सब पैसे नहीं दूंगा,
और एक वचन आप मुझे दे के जाइए कि आप दुनिया के किसी दूसरे देश में जाके ये मत करना कि जापानी बनने मेरा देश की बदनामी हो। तो ऐसी शिक्षा की आपको जरूरत है कि ऐसे बच्चे निकलें तो ऐसे राष्ट्रवादी बने। आज हमारे, मैं नहीं राजनीतिक बात करना चाहता हूँ, जिस किस्म का राष्ट्रवाद या दुनिया भर की बात हो रही है, हमको इस किस्म का समाज बनाना है जो देश के लिए समर्पित हो, देश के लिए काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जयप्रकाश जी के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। मध्य प्रदेश में जब जीपी आते थे मेरी ड्यूटी उनके साथ लग जाती थी, उनकी चिट्ठी लिखना और क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, सारा बहुत प्रभावित बने उनके साथ मुझे रहना पड़ता था। वो उन्होंने एक दिन, मैंने उनसे कहा साहब ये लड़ाइयाँ चल रही थी ऐसे बंद हो, रोज़ दुनिया भर में लड़ाई हो रही। उन्होंने कहा देखो हमारे देश में, हमारे वेदों में, पुराणों में कहा है वसुधैव कुटुम्बकम्, और वो ज़माना आज आ गया है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया का एक राष्ट्र बनना चाहिए और उसका एक प्रांत हिंदुस्तान हो, दूसरा प्रांत ये हो, तीसरा प्रांत अमेरिका हो। जब तक ये नहीं होता है तब तक देश की, तब तक लड़ाई खत्म नहीं होती। आज क्या हो रहा है आप देख लीजिए, जो देशों में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको आज हटना चाहिए। महिलाओं के लिए काम होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, और हमारे बहुत सारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो आज भी हैं। आर्य समाज ने बहुत कुछ उसमें किया, हमारे पंजाब में किया, यहाँ भी हमारे हरिप्रसाद कंपरा जी बहुत बड़े आर्य समाजी लीडर हमारे यहाँ रहे। मैं इधर आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ दिन काम करने का मौका मिलेगा सरकार में। तो नैनीताल में ऑफिस था, तो वहाँ आर्य समाज का एक धर्मशाला है, उसमें आर्य समाज की एक पुस्तकालय भी है। एक माधवानंद मैनाली जी हुआ करते थे, वो मुझे कुछ देते थे, वहाँ तो हम उसको पढ़ते रहते थे। तो आज समाज को बनाने की ज़रूरत है, समाज को सुधारने की ज़रूरत है, उसके लिए विचार देने की बात है। आज मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के बाद भी मैं ये कहने में मुझे संतोष नहीं है कि जितना नुकसान हमारी पार्टियों ने किया है, हमारे गांव में आज जो है गंदनेस पैदा हो गया है। ग्राम प्रधान के चुनाव में न्योते पत्ते खत्म हो गई, आपसी बिल्कुल भाईचारा खत्म हो गया है। ये सारी चीज़ें जेपी कहा करते थे कि भाई जैसे 100 वोटर हैं, 100 वोटर में से 60 वोट पड़ते हैं, 50 वोट पड़ते हैं, 60% 50% पड़ते हैं। उसमें 5 अगर खड़े हो गए तो एक को 15 मिल गए, वो जीत जाता है। बाकी 15 वोट पाने वाला पूरा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज हमको बदलनी पड़ेंगी अगर देश को बनाना है। कम से कम हमारे ग्राम समाज में तो ऊपर नहीं होता है, तो कम से कम गाँव में हम सर्वसम्मति से या सर्वसम्मति नहीं हो, धर्मानुमति से हम चुनाव कराएं। ये विचार देने की आज समाज को ज़रूरत है। मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ज़्यादा इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्य समाज जो काम कर रहा है, जो काम आर्य समाज ने किया है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और आगे आने वाले देश को, राष्ट्र को एक दिशा देने का काम हमारा आर्य समाज करेगा। और हमारे जितने भी लेखक लोग हैं, कवि लोग हैं, साहित्यकार हैं या प्रबुद्ध लोग हैं, आज स्वामी जी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो चुपचाप हैं। देश में क्या हो रहा है वो कोई बताने को तैयार नहीं कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी कि सही हो सही और गलत हो गलत है। और साहित्यकारों का जवाब यही है, हमारे स्कूलों की जवाब यही है, हमारे पत्रकारों की जवाब यही है। मुझे थोड़ी सी बात याद आ रही है, दिल्ली की लाल किले की 1957-58 की बात हो। एक कवि सम्मेलन होता है वहाँ, बहुत बड़ा, आज़ादी के ये गणतंत्र दिवस से 2-3 दिन पहले 23 तारीख को होता है। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में रहता था, मेरे भाई साहब वहाँ वाइस चांसलर के ऑफिस में काम करते थे, वहाँ कुछ पास आ जाते थे।
और वो एक आध पास मेरे ले आते थे कि ये थोड़ा साहित्य पढ़ने में और इसमें रुचि रखता है कि मैं जाके बैठ गया वहाँ। तो उस दिन वहाँ पंडित नेहरू जी आए मुख्य अतिथि के रूप में। तो 2-3 ऐसे ऊपर मंच पर 2-3 सीढ़ियाँ थी करने की। नेहरू जी जाने लगे। नेहरू जी के अगल बगल एक तरफ आपके राम भाई दिनकर साहब थे और दूसरी तरफ ये शायद दैनिक हिंदुस्तान के संपादक थे यशपाल जैन थे। तो दोनों लोग जा रहे थे। नेहरू जी थोड़ा लड़खड़ाया ऊपर, तो दोनों ने पकड़ लिया उन्होंने। पकड़ कर तो बताया जब पंडित जी बोलने के बाद में जी का भाषण तो लड़खड़ा के वो लड़खड़ाने लग गया था। और इन लोगों ने समाज दिया। तो दिनकर जी खड़े उठे, उनका जब जब ये देश लड़खड़ाएगा तब तक साहित्यकार उसकी आज जरूरत है। आज साहित्यकार भी चापलूस बन गया है, आज पत्रकार भी चापलूस बन गया है, आज मीडिया भी चापलूस बन गया है। तो ये काम राजनीतिक दल नहीं कर सकते, ये काम हमारे समाज को आप कर सकते हैं। ये काम हमको उठाना चाहिए। और मैं ज़्यादा कुछ न कहा कि आप सब लोगों को आपका स्वागत करता हूँ। मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, इसलिए 2-3 बातें मुझे जो लगी आपके समक्ष मैंने एक उसमें रखा और आपका मैं स्वागत भी करता हूँ और शिविर की सफलता की शुभकामनाएँ करता हूँ। और यहाँ से बादल हटेंगे तो थोड़ा हिमालय को हिमालय के दर्शन करिए। हिमालय और समुद्र 2 ऐसी चीज़ें हैं, समुद्र के बिना देखे नहीं आता है। हिमालय के सामने से बहुत अच्छा दिखता है। तो ये हिमालय में आपका हम स्वागत करते हैं। यहाँ से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है और सारे देश को क्या करते, सारे देश के लिए वो अन्न पैदा करती है। तो इस प्रांत के लिए इस प्रांत में आप हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और हिंदी की कोई रचना लाए नहीं, रचना में वैसे ये सब समझ में आ जाएगा। पर मैं अब दोहरा से बताया तो भारत माता की वंदना है। दर्शक एक काम ये भी आज है कि हमारे अंग्रेजी में हमारी सारी भाषाओं को खत्म कर देता और मैं हिंदी में लिखता था। हिंदी में कई लोगों के साथ हमने वो मंच साझा भी किए हैं। पर जब हम यहाँ पहाड़ में आए तो हमको लगा हमारी अपनी भाषा खत्म हो गई, हमारी अपनी भाषा बिल्कुल खत्म हो गई। दिल्ली में हमारे भाई लोग हैं, भतीजे हैं, वो पंजाबी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, झारखंड की भाषा भी बोलने लगते हैं, अपनी भाषा नहीं। तो हमने कहा अपनी भाषा में शुरू करेंगे और हम लोगों ने आंदोलन इसके लिए यहाँ किया कि हमारी समाओं में भाषा छोटी सी रचना विचार करके उसको सुनाता हूँ। घरों घरों में दिया जगाओ, घरों घरों में दिया जगाओ, घन घन घंटी बजाओ और आकाश की छाती में गगड़ियो, अरे झंड तिरंग लहराओ। धरती भारती मरी देश की, रात गुलामी की बीत के सूरज आजादी को बतला दो। द्वार द्वार पर कुछ किरणों में जल उजाओ बरसायो। भारती भारती उत्तर में था शुक्ल हिमालय, दक्षिण रामेश्वर शिवालय। उत्तर में था शुक्ल हिमालय, दक्षिण रामेश्वर शिवालय। गंगा जमुना बगनी छलछल हो, गंगा जमुना बगनी छलछल, ना जब कथुपुर लगायो। फिर जय धरती भारती, फिर जय मरी देश की। 7 समंदर हल्का गणिया, ये भई ना नेता सुभाष दास। 7 समंदर हल्का गणिया, ये भई ना नेता सुभाष दास। वीर भगत सिंह हंसने हंसने हो, वीर भगत सिंह हंसने हंसने फांसी का फंदा चढ़ी गया। तेरी जय धरती भारती,
झांसी वाई रानी लक्ष्मी आइले बिजली जय चमके सो। झांसी वाई रानी लक्ष्मी आइले बिजली जय चमके सो। लोहे की स्याही और खुरखुरी की टुकड़े और लहू की स्याही और तलवार की नोक से लोहे की स्याही और खुरखुरी की टुकड़े यहाँ इतिहास लिखाया। दुश्मन बड़े दिल जोले आलो, दुश्मन बड़े दिल जोले आलो, जौन कभे फिर नीचे पालो। दुश्मन बन के आएगा जिंदा नहीं जाएगा। दुश्मन बड़े दिल जोले आलो, जौन कभे फिर नीचे पालो। फिकर नहीं करते नाना के नाम, फिकर नहीं करते छोटे छोटे बच्चों ने फिकर नहीं करते नाना के नाले। अरे ठुल्ला ठुल्ला नाग न खाया, भारती धन्यवाद जी। हमारे जोशी जी बहुत सुंदर ये शुभारंभ कार्यक्रम का हुआ। स्वामी जी थोड़ा सा हमारे मुख्य अतिथियों का धन्यवाद करेंगे। मैं 2-3 बातें आपको